अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं आरजू काजमी। और आज हम जी बात करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ हैं आप उनको खास तौर पे हमारे जो ट्विटर फैमिली है वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे साथ है जी कपिल देव, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ट्विटर पे हम इनकी ट्वीट्स देखते रहते हैं, काफी एक्टिव हैं और काफी तरह से जो है, जो पाकिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ तो वो उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो हम आज बात करेंगे कपिल से और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। खास तौर पे जैसे अभी रिसेंटली एक क्रिश्चियन बच्ची को उठा के ले जाया गया और उसका नाम भी इत्तेफाक से आरजू, उसका नाम है आरजू राजा। और उसके बाद किस तरह से जबरदस्ती उसका जो है मजहब चेंज करवा के और उसकी शादी करवाई गई उससे कहीं बड़ी उम्र के आदमी से। और ये चीजें नई नहीं है हमारे लिए, हम पाकिस्तान में ये चीजें देखते रहे हैं। और सिंध में खास तौर पे जो हिंदू बच्चियां हैं उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। तो हम कपिल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में हो क्या रहा है और क्यों ये चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही। थैंक यू सो मच कपिल कि आपने ज्वाइन किया हमें आज। जी, आप क्या कहेंगे कपिल, ये चीजें क्यों हो रही हैं और कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? थैंक यू आरजू, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। यकीन मेरी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आरजू, जिस तरह आपने प्रोग्राम का आगाज किया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बसने वाली जो 4% मजहबी अकलियतें हैं, जिनमें 2% हिंदू मजहबी अकलियत है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी अकलियत हिंदू मत है। तो बाकी जो दीगर 2% उसमें मसीह हमारे दूसरे नंबर पर है, सिख और इसी तरह दीगर जो हमारे मजहब अकलियतें बसते हैं। जहां तक बात है मसले, तो मेरे ख्याल में मसले तो न फक्त 4% के साथ है, मसले 96% के साथ है। 4% के मसले वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कम्युनिटीज ज्यादा वनरेबल है, ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, और उनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो मेरे ख्याल में वो मीडिया की जो आंख है वो जल्दी देख भी लेती है कभी कभार। तो मेरे ख्याल में मसले जो है बुनियादी तौर पर रियासत के अंदर जो पॉलिसीज बनती हैं उनके अंदर जब अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है, जो जहां पर वो मसावी हकूक है उनकी यकीन दहानी नहीं करवाई जाती है, तब इस किस्म के मसले जन्म लेते हैं। मगर हम देखते हैं कि ये मसले जिस तरीके से आजकल के ये सोशल मीडिया का जो दौर है, पिछले 10-12 सालों में हम देख रहे हैं कि ये मसले अब ढके छुपे नहीं रहते हैं। अगर आपको अगर इस वक्त मौजूदा दौर में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हाईलाइट नहीं करता है, अगर प्रिंट मीडिया हाईलाइट नहीं करता है, तो ये सोशल मीडिया की जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल ट्विटर हो, फेसबुक हो, आजकल इवन मतलब यूट्यूब चैनल्स है, मसलन आपका बहुत बड़ा पॉपुलर चैनल है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि आज अब ये मसले छुपाए नहीं जा सकते, और अब ये आवाज जो है अकलियतों की आवाज भी वो काफी बुलंद हो रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कई माइनॉरिटीज के जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने मसलों की निशानदेही करते हैं, और नतीजे में उन मसलों के ऊपर हुकूमती सतह पर वो एक्शन लिया भी जाता है। जी कोई हाँ। एक्शन लिया गया है अभी तक? देव, आपने देखा है कि जिस तरह से कपिल, आपने देखा कि सिंध में बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको उठा के ले जाया जाता है। वहां पे मियां मिट्टू नाम का एक आदमी है जिसका बहुत सुना जाता है कि जी वो इस चीज को कहना चाहिए कि उसकी सरपरस्ती कर रहा है, वो इस चीज को लेके चल रहा है और सपोर्ट कर रहा है इस चीज को कि हिंदू बच्चियों को जो है मुसलमान किया जाए और उनकी शादियां मुसलमानों से कर दी जाए। तो इस पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा, आपने अगर देखा हो तो आप बताइए। देखें, जबरी मजहबी की तब्दीली जिसको हम फोर्स कन्वर्जन कहते हैं, ये एक बहुत देरीना मसला है, और ये मसला अब इतना पेचीदा हो गया है कि हम समझते हैं कि इस मसले की वजह से ना फक्त जो करने वाले उनके मजहब के ऊपर जो बुरा नाम आता है, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का इमेज भी ग्लोबली खराब होता है। हुकूमत इस वक्त काफी संजीदा है। हुकूमत ने फेडरल हुकूमत ने एक सीनियर लेवल की टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी, जिसके सेनेटर अनवर अला काकुर साहब वो उनको चेयर करते हैं। उसमें दीगर जो हिंदू पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इस कमेटी के मेंबर है। ये कमेटी अभी इन्होंने घोटकी वगैरह में इधर ये एरिया विजिट भी किया था, कराची में आई थी, इनकी कमेटी की ब्रीफिंग भी हुई है। तो हुकूमत की जानिब से एक एक्शन लिया जा रहा है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत ने इससे पहले भी एक्शन लिया है। सिंध हुकूमत ने आज से चंद साल कबल पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बिल भी लाए थे सिंध असेंबली में, मगर बदकिस्मती से हुकूमत का वो बिल असेंबली से पास आउट हो जाता पास हो जाता है, और वो बिल जब गवर्नर के पास जाता है तो वो गवर्नर साहब साइन नहीं करते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत पर जो मजहबी जो सियासी पार्टियां हैं उनका वो दबाव आ जाता है। अलमिया यह है कि उन सियासी पार्टियों के सिंध असेंबली के अंदर एक सीट भी नहीं थी।
पूरा हाउस जो मुंतखब नुमाइंदगान है उस हाउस के 168 मेंबर्स जो यूनानिमसली अगर बिल पास कर देते हैं, अगर वो बिल सिर्फ चंद मजहबी अनासर की वजह से वापस लिया जाता है, तो आप आरजू समझ सकती है, मैं भी समझ सकता हूं कि इस मुल्क में असल जो ताकत जो है वो मजहबी अनासर जो कि उनकी नुमाइंदगी सियासी ऐवानों में नहीं है, मगर उनकी आवाज मुआशरे के अंदर एक बहुत ही इफेक्टिव बाअसर वॉइस है जिसको हम कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नतीजे में मैं ये करूंगा कि यहाँ पर हमें पॉलिटिकल विल का होना बहुत जरूरी है। जब तक सियासी पार्टियों की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक इस किस्म का कोई भी बिल आप नहीं ला सकते हैं या उसके ऊपर अमल दरआमद नहीं हो सकती है। एक और मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता चलूं, जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि आरजू राजा जो एक 13 साल मसीही हमारी छोटी सी बच्ची है जिसका जबरी मजहब तब्दील हुआ है और 13 साल की इसकी शादी, हालांकि सुबह सिंध में सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट एक कानून मौजूद है, मगर ये बदकिस्मती से उस कानून को उस कानून को अमल नहीं किया जा रहा है, उस कानून के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कानून की मौजूदगी के होने के बावजूद भी आप ऐसे कवानीन के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनानी, उस कानून के तहत आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन वो सेंटर्स हैं वो आपको कायम होने जरूरी है। इसके अलावा और सबसे बड़ी और बुनियादी बात ये कि आपके अंदर जो माइंड सेट बैठा हुआ है, आप वो माइंड सेट देखते हैं जुडिशरी के अंदर, आप वो माइंड सेट देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। क्या 13 साल की बच्ची जब कोर्ट में हाजिर होती है, उसको जो वकील जो मुखालिफ धुर की पार्टी की जानिब से है, वो क्या वकील नहीं देख रहे हैं कि ये बच्ची 13 साल की है? क्या ये जज के सामने जब लड़की पेश होती है, क्या जज साहब की आंखें नहीं होती है कि वो नहीं देख सकती है कि यार ये लड़की 13 साल की है? क्या जरूरत है जब ये जज साहब कहते हैं इसका मेडिकल करवाया जाए? क्या आपके अपने मुल्क के बनाए हुए इदारे नादरा जिसके बेफाम दिया हुआ है, जिसके नादरा की तय करता उम्र क्या है, सो कि आप कल को तो मैं कहूंगा आरजू का भी निकलना चाहिए, मेरा हम सब का मेडिकल सर्टिफिकेट पहले लाना चाहिए, फिर हमारे नादरा के कार्ड बनने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती, कोई कानून तो हो, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जब एग्जिस्ट करेगी तब इस किस्म के मसले आप भले लाख कवानीन बनाने, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है, कानून की पासदारी के लिए जरूरी है कि ये जो जितने भी मुंसलिक इदारे हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, जस्टिस एंड पुलिस सेक्टर में पूरे की बात करूंगा, जब तक ये सेंसिटाइज नहीं होगा ये सेक्टर, आप कोई भी तब्दीली या आप कोई भी मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकते हैं, या आप तब तक अकलियत इस मुल्क में बसने वाले मजहबी जो अकलियतें हैं, आप उनको उनके हकूक, उनके जो आईनी कानूनी जो जायज हकूक है, वो तब तक आप नहीं दिला सकते जब तक ये जितने इदारे हैं, जितने ये लाइन डिपार्टमेंट कहें, जितने भी ये शराकतदार इदारे हैं, जब तक ये अपना रोल है वो प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कपिल, आपको लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना काम करने में सीरियस है? क्योंकि ये चीजें हम बहुत अरसे से देख रहे हैं और ये कंट्रोल में नहीं हो रही। दूसरा, इसके साथ ही मैं दूसरा सवाल भी आपसे कर दूं, फिर आप मुझे रिप्लाई किएगा अपना, कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों ये खबर आप समझते हैं कि नजर नहीं आती हमें, चाहे कोई भी बात हो, अगर वो हमारी हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड हो, चाहे क्रिश्चियन से हो, चाहे से किसी से भी हो, ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक क्यों नहीं पहुंच पाती है खबर? अर्ज देखें ना, हुकूमत मेरे हिसाब से देखें, हुकूमत का कुछ न कुछ संजीदगी दिखाई है, और हुकूमत यकीनन चाहती है कि ये एक ऐसा मसला है, क्योंकि उनकी हुकूमत पार्टीज के अंदर, एक तो पार्टीज अपनी जब सियासी मैनिफेस्टो होता है उनका इलेक्शन से पहले, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में भी ये लिखते हैं कि हम जबरी मजहबी के खिलाफ कानून साजी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब वो कहते हैं हम अकलियतों की यहाँ पर हकूक की पासदारी करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो जब अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं सियासी पार्टियां बाउंड हो जाती है किस हद तक, गो के एक मैं लिखत में या तहरीरी वो नहीं होता है कि वो बाउंड होते हैं, मगर वो एक अपने वोटर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने वोटर्स से, तब वो बाउंड होते हैं। नंबर 2, उन सियासी पार्टियों के अंदर अकलियती नुमाइंदगान भी होते हैं जो रिजर्व सीट पर मुंतखब होकर सियासी असेंबली में ऐवानों में जाते हैं। तो वो जो सियासी पार्टियों के अंदर अकलियती नुमाइंदगान है, हिंदू मत से हो चाहे मसीह मत से हो, जहां से भी हो, तो वो अपनी पार्टीज के अंदर अपने पार्टी लीडरान के साथ भी बात करते हैं, क्योंकि वो मजहब अकलियती जो नुमाइंदगान है वो अपनी आवाम के सामने कहीं ना कहीं पर किसी हद तक वो जवाबदेह जरूर है, जिसकी बिना पर वो अपनी पार्टी में कहते हैं हमें अपने हलकों में जाना है। जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो हमारे अकलियती वोटर्स हैं वो हमें ये कहते हैं। तो लिहाजा सियासी पार्टियां अभी इस जमहूरी अदवार में कहीं ना कहीं पर मुझे सीरियसनेस दिखाई देती है। हाँ, मगर इसके लिए एक जामा किस्म की सियासी विल होना बहुत जरूरी है। ना फक्त ये हो, मगर इसके अलावा दीगर जो इस मुल्क के जो एक्टर्स हैं, चाहे उनका सियासत में इतना शायद किरदार
बिल वास्ता है बिला वास्ता हो या ना हो, मगर उनका भी इस मामले में मैं कहूंगा इस विल को मजबूत करने में उनका भी एक कलीदी किरदार पैदा हो सकता है। दूसरा लेकिन क्वेश्चन अगर कपल, आपने कहा, जी 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 दूसरा क्वेश्चन आप काइंडली दोबारा रिपीट कर दें मुझे जहन से। जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये चीजें, ये बातें जो है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हमने नहीं देखा कभी कि कोई टीवी चैनल ये बात कर रहा हो, कोई टीवी चैनल इस कोई रिपोर्ट कर रहा हो, कोई हादसा अगर होता है, कोई बच्ची को उठाया जाता है, कोई भी किस्म की बात होती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इस पे आपके ख्याल से कोई न्यूज क्यों नहीं लगाता? ये बड़ी बदकिस्मती है अर्जू के, हमारे जो इश्यूज हैं मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल हाईलाइट नहीं करती हैं। मेरे ख्याल में कई ऐसी रिपोर्ट्स भी कोट की गई हैं। एक इदारा है इरादा, उन इरादा इदारों ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें क्लियर कट आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कितने हैं। आप अर्जू खुद टीवी चैनल देखने, जितने भी आपके रात के वक्त 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जितने भी आपकी प्राइम टाइम शोज होते हैं, टॉक शोज होते हैं, आपने कितने देखे हैं? कोई एक आपको नजर आता है कि हिंदू कोई एनालिस्ट टीवी पर बैठा हो, कोई मजहबी अकली से ताल्लुक रखने वाला कोई एक न्यूज कास्टर बैठा हो, कोई एंकर पर्सन हो, कोई जो टॉक शोज के जो होस्ट होते हैं, कोई दीगर जो तजिया निगार होते हैं, वही हमारे 25-30 चेहरे हैं जो सियासी तजिया निगार हैं, वही बैठे होते हैं। दिफाई तजिया निगार वही है, सियासी तजिया निगार भी वही है। और आप जो भी उनको नाम देते हैं, वो एक टोपी उतार के दूसरी टोपी टोपी पहनकर दूसरे चैनल पर हाजिर हो जाते हैं। कोई हमारे मीडिया के अंदर नुमाइंदगी नहीं है अकलियत के जिससे ताल्लुक रखने वाले लोगों का। नंबर 1। नंबर 2, ये जो निचली सतह पर ये जो जिलाई सतह पर, तहसील सतह पर ये जो वाकयात होते हैं, जो वहां पर जो सहाफी बैठे हुए, वहां पर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स या तहसील रिपोर्टर है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। नंबर 1। नंबर वो इस तरीके से शायद सेंसिटाइज नहीं है कि वो रिपोर्टिंग कैसे करें। तीसरी चीज, सबसे बड़ा मसला है, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं इनको वो तनख्वाहें नहीं दी जाती है, वो मराहत नहीं दी जाती हैं कि वो ट्रैवल करके एक डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्ट में, मसले मेरा ताल्लुक थरपारकर से है, अगर थरपारकर में कोई वाकया मिट्टी में होता है तो वहां पर मिट्टी में बेस्ड एक रिपोर्टर कर सकता है, मगर वो वाकया वहां से किसी छाछरों या नगर पार्क के दूर दराज एरिया में होता है तो एक सहाफी को जाने के लिए गाड़ी चाहिए, उसके लिए फ्यूल भी चाहिए, इदारे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नतीजे में वो केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते पाते। ये एक वो मसले जो कि मैं कहूंगा लॉजिस्टिक के मसले, वो बड़े मानाखेज होते हैं, बड़े दिलचस्प है समझने के लिए। और इसके अलावा इदारे जब तनख्वाहें नहीं देंगे रिपोर्टर से, तो रिपोर्टर अपने जो मुतबादिल हल ढूंढेंगे अपनी कमाई के, तो मेरे ख्याल में जो आपके जो असल मसले होते हैं वो नजर से क्या कहते हैं हट जाती हैं। तीसरा ये भी है कि एक रवैया है, और आप समझते हैं कि इस मुल्क में बसने वाले मजहबी अकलियत के बारे में कोई भी सुनता है कि एक लड़की हिंदू मत से छोड़कर वो मुसलमान हो रही है, इस्लाम कबूल कर इस्लाम के दायरे में आ रही है, तो इस चीज को मेरे ख्याल में आप ये समझें, बहुत ही मेरा जो जाती तजुर्बा कह सकते हैं, मेरा जाती तजिया भी कह सकते हैं, जो मैंने अपनी एक्टिविज्म से सीखा और समझा है, अक्सरियत इस बात में बड़ी खुश होती है कि एक लड़की इस्लाम के दायरे में आ रही है, चाहे वो जबरन हो, चाहे वो विलफुल हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लड़की का जब एक बयान आता है, आप क्या समझते हैं आरजू के, आपका नाम भी आरजू है इत्फाकन, एक छोटी 13 साल आरजू जब की वीडियो भी आती है और वही वो रटाया हुआ घसा पिटा वही बयान आप कहती है मैं अपने मर्जी से हुई, मुझे कोई दबाव नहीं है। अर्जू, इतना आप भी सादे नहीं है, इतना मैं भी सादे नहीं हूँ कि लड़की को, या अगर सिर्फ इस बयान पर देखा जाए तो इस बयान पर तो बहुत सारी चीजें होती है, फिर बहुत सारे हमारे कौमी सतह पर भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत होते हैं कि नहीं होते, वो भी समझना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में ये बात बहुत ही समझना जरूरी है कि एक माइंड सेट सोसाइटी के अंदर है जिसको एक्सेप्टेंस है कि अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, इस्लाम के दायरे में उसको बाखुशी कबूल किया जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपने माइंड सेट को भी तब्दील करने की जरूरी है, इस बात की जरूरत है कि अगर कोई लड़की 13 साल नाबालिग लड़की है, 18 साल से कम है, तो हमें उसके लिए सोचना जरूरी है। बहैसियत पेरेंट्स, बहैसियत भाई या किसी रिश्ते में हमें देखना चाहिए कि आया कि 13 साल की लड़की है, अगर सोचूं मैं एज अ कपिल देव, अगर मैं अपने आप को बहैसियत एक मिनट के लिए मैं अपने आप को अज्यूम करूं मैं मुसलमान हूं, मेरे सामने होगी तो मैं यकीनन मेरी आंखें भी मैं को शर्म से डूब मरेंगी और मैं भी सोचने पर मजबूर होगा, इस जगह पर मेरी छोटी भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, या मेरा कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसको मैं कभी भी ये देखना पसंद नहीं करूंगा कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जिसको अपने मजहब के बारे में, अपने दीन के बारे में, अपने धर्म के बारे में शायद ही कुछ इतना पता हो कि वो दीगर या किसी और मजहब से मुतासिर होकर फौरन वो दीन दूसरे का कबूल कर ले। 13 साल की बच्ची को क्या पता होगा, उसको अपने सिलेबस स्कूल का जो करिकुलम है बुक्स के बारे में नहीं पता होगा, वो कहाँ पर मजहब की इतनी पेचीदगियां फौरन से समझ जाती है दूसरे मजहब की और दूसरे मजहब को कबूल कर लेती है। बहुत ही सीरियस और संजीदा सवाल आता है और उस पर संजीदगी से रियासत को भी सोचने की जरूरत है और रियासत में बसने वाले हर उस जमेदार शहरी को सोचने की जरूरत है
जिससे हमें मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान जो हम खो चुके हैं, वो जिन्ना का पाकिस्तान जो 11 अगस्त सन 1947 की तकरीर में जिन्ना साहब ने इस कौम से वादा किया था, तो मेरे ख्याल हमें उस पाकिस्तान को दोबारा बहाल करने की जरूरत है। वो तभी मुमकिन होगा जब इस रियासत में बसने वाले, रियासत के जो हैं चलाने वाले और रियासत में बसने वाले सारे इस मसले को संजीदगी सोचेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 13 साल की बच्ची हरगिज ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उसे किसी और रिलीजन में जाना है, बल्कि मैं तो बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। मेरे ख्याल से तो जो जिस मजहब में पैदा होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसी में रहना चाहिए। मैं हरगिज इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी हो, चाहे किसी भी उम्र में जाके, चाहे वो 18 साल की बच्ची क्यों ना हो, कोई जरूरत नहीं उसको कि वो कलमा पढ़े और वो मुसलमान हो। अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू ही रहे, अगर वो क्रिश्चियन है तो उसी में रहे। लेकिन कपिल, यहाँ पे बहुत सी कमजोरियां हमारी भी है। हम इसके बारे में आवाज नहीं उठाते, हम उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। हम खासतौर पे मुसलमान, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बड़ी इम्प्रेस हो गई हमारे मजहब से, जबकि हम खुद जो है वो अक्सर चीजें फॉलो नहीं करते जो हमारे रिलीजन की है। लेकिन हाँ, दूसरा जरूर इम्प्रेस हो जाता है। तो ये चीजें मुझे कभी समझ नहीं आई, और ना ही मैं इसे कभी भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कपिल, जो आपके कहना चाहिए, जो माइनॉरिटीज से, या जो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, ये लोग जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं आपके लोग, वो वहां पे उस तरह से आवाज नहीं उठाते, उस तरह से काम नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए। वो बस उनका, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि उनको ऐसा लगता है बस हम पार्लियामेंट में पहुंच गए, हमें जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में कमरा मिल गया, उनको बस वही दुनिया नजर आती है। उसके बाद उनका वही हाल होता है जो हमारे मुस्लिम जो है, जो कहना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, उनका होता है। तो वो अपने इलेक्शन से पहले तक कोई किस्म का काम नहीं करते, और ये उनकी, आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ की कमजोरी है जिसकी वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है? आरजू, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहूंगा कि जब सियासी पार्टियां ऐसे नुमाइंदगान को जो सिलेक्टेड, जिसको मैं सिलेक्टेड में इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बेसिकली रिजर्व सीट पर है, मखसूस निशस्तों पर जो मुंतखब होकर आते हैं, तो यहाँ पर एक मेरिट कंसीडर नहीं किए जाते हैं। अक्सर इनमें से वो नुमाइंदगान आते हैं जो एक इलीट हिंदू कम्युनिटीज है, इलीट क्रिश्चियन कम्युनिटीज ज्यादातर का ताल्लुक, अक्सरियत के मैं कह रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका ताल्लुक, ज्यादातर का ताल्लुक एक आप ये समझिए वेल ऑफ कम्युनिटी से होता है, जो कि हमारे नुमाइंदगान नहीं होते हैं जिस तरह मुसलमान भी होता है। एक बात। दूसरी बात, आरजू, ये जो मुंतखब होकर जो आते हैं हमारे रिजर्व सीट पर, ऐसे भी होता है कि एक शहर से 3 3 4 4 लोग भी हैं। तो आप ये समझे हिंदू पूरी सिंध के अंदर फैले हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं वोट देता हूं, मैंने वोट तो अपने हल्के में शायद किसी मुसलमान एमएनए एमपीओ को दिया हुआ है, तो मेरा एक हल्का है, क्योंकि मैंने वोट तो मुसलमान एमपी एमएनए को, ज्यादातर हम में से अक्सरियत ने वोट अपना मुसलमान एमएनए एमपीओ को डाला हुआ है। तो क्या मेरे हल्के का जो मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको मैंने डायरेक्ट वोट देकर चुना है, क्या उसका फर्ज नहीं है? क्या ये फर्ज सिर्फ हिंदू एमएनए एमपी पर आयद होता है कि वो हिंदू की आवाज उठाए? क्यों नहीं हिंदू की आवाज मुसलमान अपने इन ऐवानों पर, मुसलमान एमएनए एमपीएस क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों उनको क्यों नहीं उठानी चाहिए? अक्सर मैं चंद एमएनए एमपीएस है जो उठाते भी, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं कहता हूं ये हर उस मुंतखब नुमाइंदे की, उस हल्के के मुंतखब नुमाइंदे के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, फर्ज आयद होता है कि वो अपने उस हल्के के बसने वाले, चाहे जिस भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, जिस रंग के साथ, जिस भी फिरके के साथ ताल्लुक हो, वो अपनी सबकी आवाज उठाए उस हल्के के अंदर। मगर सियासत की इस मैं कहता हूँ दौड़ में अक्सर ये मसले जो होते हैं हमारे हाईलाइट नहीं होते हैं। और मेरे ख्याल में सियासी पार्टियां जब मेरिट पर अपनी पार्टी के अंदर मखसूस निशस्तों पर कैंडिडेट्स नहीं लाएंगी, और इस तरीके से वो सेठिए हिंदू, जो सेठिए इलीट क्लास के लोग हैं वो दिलाएंगे, तो वो हमारे ना ही नुमाइंदगान हमारे हैं, वो अपनी रूलिंग इलीट जो क्लास है, रूलिंग इलीट है, उसके ही नुमाइंदगान है, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। जिस तरीके से दीगर जो है रूलिंग इलीट से मुसलमान एमएन एमपीएस हैं, वो अपनी क्लास के फायदे को देखते हैं, उसी को सर्व करते हैं, वो वही सेम हाल हमारे भी है। तो मेरे ख्याल में पार्टियों को मेरिट पर कैंडिडेट्स को लाना चाहिए। और दीगर में ये भी कहूंगा कि मुसलमान एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स हैं, वो भी अपने हल्के से जो मुतकिब होकर, जो उनके जो वोटर्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन कपिल, आपने पहले, आपने खुद ही आपने जैसे कहा, और मैंने भी ऑब्वियसली देखा है कि हमारे मीडिया में जो है वो कहीं पे भी ना कोई एंकर है, ना कोई रिपोर्टर हमें खास नजर आते हैं माइनॉरिटी से, और ना ही आपने जैसे कहा भी कि ना ही वो उस पैनल में होते हैं जिससे डिस्कशन हो रही। तो इसका रीजन आपके ख्याल से क्या हो सकता है? कि क्या उनको लिया नहीं जाता, या खुद कुछ थोड़ा सा पीछे होके काम कर रही है माइनॉरिटी? क्या वजह हो सकती है?
अर्जुन लिया क्यों नहीं जाता? मैं देखे ना कि हायर नहीं कर सकते हैं टीवी पर एज एंकर के तौर पर, नहीं हायर कर सकते हैं, क्यों? इतनी भारी तनख्वाह नहीं मैं इतनी भारी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। क्या टीवी पर एज अ गेस्ट तो बुला सकते हैं ना? बदकिस्मती से आजूर हमें आरजू पता कब बुलाया जाता है? हमें 11 अगस्त को प्रोग्राम होगा टीवी पर बुलाया जाएगा, 14 अगस्त को बुलाया जाएगा, इंटरनेशनल पीस डे पे बुलाया जाएगा, या कोई ऐसी को तनाजा होता है दो पड़ोसी ममालिक में, तभी हमें एक बयानिए के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर मजहब अकलियत आप उनको शामिल करें, मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन धारा में लाएं, उनको आप दीगर जो इशू है सियासी, समाजी, इक्तिसादी, जो भी मसाइल है आप उन मसाइल पर उनको लाएं, उनको शामिल करें, उनको मतलब स्पेस दें। ये मीडिया मालकान को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। ये नहीं है कि ये नहीं, मीडिया मालकान को है, ये जो सीनियर जो न्यूज एडिटर्स बैठे हुए हैं, ये एडिटर्स बैठे हुए हैं, उनको भी, मदीर बैठे हैं, उनको भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आप अपने मीडिया चैनल्स के अंदर एटलीस्ट 5% कोटा रखें, एटलीस्ट 5% आप अपने कर लें, उनको मीडिया के लोग जो अकलियत से ताल्लुक रखने वाले हैं वो उनको अपने चैनल्स में लाएं। कुछ रिपोर्टर्स जहां आपको सिंध सूबे के अंदर में आपको दिखाई देंगे, कुछ मेरे ख्याल मसीह हमारे क्रिश्चियन मत से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, वो आपको लाहौर, फैसलाबाद वगैरह दीगर शहरों में कुछ मिलेंगे, मगर वो जो बड़े नाम हो वो उस तरीके से आपको बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे ख्याल मीडिया के अंदर भी एक जो सेंसिटाइजेशन है वो कम है, और जिसकी वजह से आपको मीडिया के अंदर जो हमारी जो नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है अकले से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे हैं मीडिया जर्नलिस्ट है, वो बहुत ही कम है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और कपिल, ये जो बहुत सारे मंदिर वगैरह जो हैं वो आप लोगों के कब्जा किए गए, और उनमें कभी कुछ और बना दिया गया या कभी बंद कर दिए गए, उसके ऊपर कुछ है आपको इनके आगे क्या काम हो रहा है? और इस्लामाबाद का मंदिर भी कह तो दिया है कोर्ट ने कि बन सकता है, बस उन्होंने गवर्नमेंट को बजट का शायद कहा है कि वो बजट को गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन पहले से जो मंदिर ऑलरेडी मौजूद है उनमें से बहुत से कराची में और सिंध में ऐसे हैं जो कब्जा किए हुए हैं माफियाज ने, या जिनको बंद किया गया है, उसके ऊपर कुछ पता है आपको कि क्या काम हो रहा है? और ये जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, धर्मशाले, ये सारे आपके इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के जेरे मातहत रहते हैं। लियाकत और नेहरू एक पैक्ट हुआ था सन 50 में अंदर, तो उसी एक्ट के तहत ये बुनियादी तौर पर इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का जो सरबराह है, चेयरपर्सन या चेयरमैन, वो होना, वो मेरे ख्याल में जो अकलियत उससे ताल्लुक रखने वाले, मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स का होना चाहिए बुनियादी तौर पर। जब लाजमी बात है हमारी उस तरीके से सरबराह कोई मुसलमान हिंदू नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टीज की हिफाजत उस तरीके से नहीं होगी यकीनन। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कोई लैंड माफियाज वगैरह हैं जिन्होंने कुछ कब्जा किया हुआ है, ये बिल्कुल हकीकत है, और कई सारे ऐसे मंदिर वगैरह जो बंद पड़े हुए हैं जिनको खोलने की भी जरूरत है, और कई सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में हिंदू कम्युनिटी के जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस किस्म की एक पिटीशन दायर करें, और हुकूमत से कहें कि जहां पर भी हमारे कब्जे हैं वो कब्जे हटाए जाए, ना फक्त कब्जे हटाए जाए, उनसे जो इनकम मिलती है, जनरेट होती है, इनसे जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम का भी हिंदू वेलफेयर के ऊपर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उनके लिए इस्तेमाल किया होना चाहिए। क्योंकि ये मसला रिसेंटली आपने अभी हाईलाइट किया कि हिंदू टेम्पल के लिए जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास जब हमारा ये मसला गया, तब उन्होंने कहा कि इस तरीके का पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि हुकूमत ने किसी मंदिर बनाने के लिए कोई रकम मुख्तस की हो। यकीन वाकई से मिसाल नहीं है, मगर इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। अगर हुकूमत ये पहली मिसाल पैदा कर देती तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है मेरे ख्याल में, और ये अच्छा मिसाल रहता, अच्छा ये एक प्रेसिडेंट सेट होता, हुकूमत का भी इमेज अच्छा होता, हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी इमेज ग्लोबली भी एक पॉजिटिवली पेंट किया जाता है, इसको एक अच्छा पैगाम जाता। वफाक इस्लामाबाद एक फेडरेशन, एक फेडरल हुकूमत जहां पर नुमाइंदगी करती है, फेडरेशन सबकी अलामत है, फेडरेशन चारों सूबों की भी अलामत है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर कश्मीर की भी नुमाइंदगी करता है। तो जहां पर मैं समझता हूँ फेडरेशन हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुसलमान, बुद्ध मत सबको नुमाइंदगी करती है, तो बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा पैगाम जाता है। इस्लामाबाद में जहां पर आपको एफेट में अगर चर्च नजर आता है, आपको फैसल मस्जिद नजर आती है, दीगर हजारों मसाजिद नजर आती है, वहां पर अगर एक खूबसूरत मंदिर बन जाता तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा पैगाम जाता है ग्लोबली, पाकिस्तान का इमेज भी बड़ा अच्छा होता है कि वफा की दारुल हुकूमत में एक मंदिर भी बना हुआ है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, तो वहां पर एक मंदिर का गुरुद्वारे का होना भी एक पॉजिटिव निशानी होती है। ना फक्त ये, बल्कि मैं तो इसकी इससे भी एक आगे वाली बात कहूंगा, इस्लामाबाद में एक जामा किस्म का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, मैं समझता हूँ, जहां पर उसका नाम होना चाहिए इंटरफेथ हार्मनी कॉम्प्लेक्स, जहां पर एक मस्जिद भी बनी हो, गुरुद्वारा भी बना हुआ हो, गिरजाघर भी बना हुआ हो, और हिंदू मत से जो ताल्लुक लोगों के लिए मजहबी उनकी जो अकीदत गाह है
मंदिर वो भी बना होना चाहिए। ये चारों चीजें एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में बनी चाहिए। क्यों नहीं हम चारों मजहब एक रह सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान बने जो जिन्ना साहब ने कहा था, यू आर फ्री टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू योर मॉस्क और वेयर द वर्शिप वट एवर द वर्शिप प्लीज। तो हम तो ये चाहते हैं ना। तो मगर इसके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत ही एक दूर दराज हमारा ख्वाब है। इंशाल्लाह यकीनन इससे ख्वाब को कभी न कभी ये ख्वाब हमारा पूरा होगा, मुकम्मल होगा। देखिए, जो बात आप कर रहे हो, मेरे ख्याल है कि उस वक्त तक जब तक हम दिल से उस चीज को ना माने, तब तक करने के लिए मुश्किल लगता है। लेकिन खैर, हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे किसी की भी आए, और जैसे भी हो लोग, हम दुनिया को दिखाने के लिए या नौटंकियां करने के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, तो शायद ये भी कर गुजरे। लेकिन जब तक हम दिल से नहीं किसी की इज्जत करेंगे, ये चीजें बेकार है। मगर एक चीज और है, कभी मैंने ये भी सुना है कि सिंध में बहुत से लोग ऐसे हैं, हिंदू, खासतौर पर हिंदू कम्युनिटी और जो सिख कम्युनिटी के, जिनके पास जो है शमशान घाट तक नहीं है। और दूसरा ये कि जब आप लोग किसी भी वजह से अगर हॉस्पिटल्स जाते हैं, मेडिकल के लिए कुछ आपको जरूरत होती है मेडिकल की, तो उस वक्त क्या रवैया होता है हमारे डॉक्टर्स का, हमारे मेडिकल स्टाफ का? क्या ट्रीटमेंट ठीक मिलता है, नहीं मिलता, किस तरह क्या सलूक करते हैं? क्योंकि हम तो वो बदनसीब कौम है ना, जिन्होंने अब्दुल सत्तार ईटी के जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर दिया था कि ये धमाके के बाद या किसी भी किस्म के ब्लास्ट के बाद बगैर देखे लोगों की जो डेड बॉडीज होती थी उसको ईडी साहब खुद उठाते थे। तो यहाँ तो हम तो इस हद तक गिरी हुई कौम है, हम अपनी तारीफ कभी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछूंगी कि वो शमशान घाट का मैंने सुना था कि जगह नहीं है, और जब आप लोग मेडिकल के लिए जाते हैं तब क्या सलूक होता है? और तो देखेंगे, जहाँ तक सूबा सिंध की बात है, सिंध में तो इस तरह के जो मकाम आता है, शमशान घाट वगैरह या इस तरह के जो कब्रिस्तान है, तो वो यहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, कई लोगों को शायद ना भी पता हो, और जो आपके ऑडियंस को देख रहे हैं उनके लिए भी, हिंदू मत में सारे जो हमारे जो, क्योंकि जो हमारे अंदर भी जो मुख्तलिफ सेक्शंस है, आपने जो हमारे हैं सेक्ट्स का है जो भी, तो वो कास्ट मुख्तलिफ, वो सारे हम मेरे ख्याल में अग्नि संस्कार जिसको कहते हैं, क्रीमेशन कहते हैं, वो सारे अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, जिसके लिए शमशान। कुछ हमारे ऐसे भी कम्युनिटीज है जो सिर्फ अपना क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको, दफन भी करते हैं, उसको दफनाते भी है। तो इस किस्म की चीज है, नंबर वन। नंबर दो, सिंध के अंदर इस किस्म के मकामात जो है, प्लेसेस अवेलेबल है। जहां तक बात है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर ये जगह मौजूद नहीं है। शमशान घाट के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, और बुनियादी तौर इस्लामाबाद के जो मंदिर का इतना बड़ा मसला जो खड़ा हो गया था, तो इस मसले में मैं आपको बात बता दूं, इस मसले में समझने की बात यह है कि ये मसला इस वक्त जो हुआ था, वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ये मंदिर नहीं बन रहा था सिर्फ। उसके अंदर वो कम्युनिटी सेंटर था, शमशान घाट था, और इसके अलावा मंदिर जो था, ये सारी चीजें अवेलेबल थी उसके अंदर। ये पूरा एक बड़ा मल्टी पर्पस कॉम्प्लेक्स बन रहा था। मगर बदकिस्मती से उसको सिर्फ मंदिर का नाम देकर चंद शरपसंद अनासिर ने इसकी मुखालफत की। और नतीजे में आप देख रहे हैं कि आज ये एक मतलब मंदिर का जो जो नया बनना था, अब वो नया मंदिर नहीं बन सकेगा इस्लामाबाद के अंदर। नहीं सर, मेरा तो ख्याल है, मैंने सुना था कि ये परमिशन तो दे दी है, लेकिन फिर हमारे और हमारे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर बने। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो लास्ट में के जो मेडिकल वगैरह के लिए आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो क्या ठीक से ट्रीटमेंट दिया जाता है, सलूक सही होता है अब मेरे डॉक्टर्स? ख्याल से डॉक्टर्स वगैरह का जनरली रवैया अच्छा होता है, मैं ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात, सिंध में आपको ही पता होगा अर्जू, सिंध में बहुत बड़े सर्जन, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, और सिंध के अंदर बहुत बड़े हिंदू डॉक्टरों का नाम है, प्रोफेशनल्स मेडिकल प्रोफेशन में। आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं आपके व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तान की एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जामशोर में, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज लम्स जिसको हम कहते हैं, उसके वाइस चांसलर भी हिंदू है। ठीक है। तो इस तरह दीगर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मेरे ख्याल में दर्जनों के हिसाब से हिंदू प्रोफेसर वगैरह मिलेंगे। दीगर कराची के अंदर बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आगा खान हो, साउथ सिटी हॉस्पिटल हो, जियाउद्दीन हो, दीगर जो बड़े अस्पतालों में, जिन्ना में, आपको बहुत बड़े हिंदू डॉक्टरों के एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है, वो स्पेशलिस्ट भी है कई सारे हमारे डॉक्टर। तो यहाँ पर ऐसा कोई रवैया ऐसा इतना ज्यादा नहीं है, बुरी सूरत नहीं है। कभी कभार एक आधा कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, तो मेरे ख्याल में कि वो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन आप सब जगह की बात कर रहे हैं, आप केपी के और पंजाब सब जगह की बात कर रहे हैं या सिर्फ सिंध का बता रहे हैं? मैं सिंध का बता रहा हूँ, जहां तक ताल्लुक है इस्लामाबाद में, आपको पता है कि पिम्स के अंदर भी काफी अच्छे हिंदू सर्जन डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। जब भी पेशेंट्स जाते हैं, तो पेशेंट्स के साथ मेरे ख्याल में कुछ डॉक्टर्स का रवैया, कुछ इनफरादी वाकयात हो सकते हैं, मतलब मेरे साथ भी शायद कहीं हुआ था इस्लामाबाद में।
तो जब क्योंकि अक्सर क्योंकि वो जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन नहीं रहती है, तो हमें फौरन नाम सुनकर इंडिया के साथ जोड़ते हैं। हिंदू का नाम जैसे सुनते हैं, मसलन खास और बिलखसूस कोई पॉपुलर नाम हो, जिस तरह मेरा नाम कपिल देव है, तो अक्सर उसको इंडिया के साथ जोड़ा जाता है। आप ही देखते हैं, मुझे कई बार मुझे बार बार ये समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है, भाई मैं पाकिस्तानी कपिल देव, ना कि वो इंडियन क्रिकेटर कपिल देव। तो इस तरीके से कुछ पॉपुलर नेम्स हैं किसी को, तो वो बड़े होते हैं। मेरे साथ भी इस्लामाबाद में इस तरह का वाकया हुआ था। तो डॉक्टर कह रहे थे, आप इंडिया में कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आप क्या करते हैं, एम्बेसी में जॉब करते हैं? मैंने नहीं सर, मैं पाकिस्तान से, मेरा ताल्लुक खरपार से है और मेरा किसी और इदारे से ताल्लुक नहीं है। तो इस किस्म के वो लोगों को कुछ गलत फहमियां भी है। मगर अब सोशल मीडिया ने ये चीज बहुत फैला दिया है, और मेरे ख्याल में अब मैंने भी काफी लोगों को ट्विटर पर अपने पैगामों के जरिए, मुख्तलिफ कमेंट्स के जरिए काफी लोगों को मैंने समझाया है और सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में 50 लाख के करीब हिंदू बसते हैं, ना कि आपको एक कपिल देव का नाम सुनते फौरन आप इंडिया के साथ ना जोड़ें। 50 लाख हिंदू बैठते हैं पाकिस्तान में बसते हैं, और उन 50 लाख में से 10-12 ऐसे हिंदू एमएनए सेनेटर्स भी हैं, और 50 लाख में कई सारे ऐसे हैं जो आपको मुख्तलिफ प्रोफेशनल फील्ड में भी आपको नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में लेकिन लोगों कपिल, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी लास्ट में, कि अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रि का जो फेस्टिवल चल रहा था, उस वक्त सिंध में कुछ मंदिर की तस्वीरें आई थी जिसको खराब किया गया था, तोड़ा गया था। तो वो बात क्या थी, और क्या उसको ठीक करवा दिया गया? गवर्नमेंट ने ठीक करवाया है या आप लोगों ने खुद? ये वाकया हुआ था नगर पार्कर के एरिया में, एक वाकया हुआ था जहां पर एक शख्स ने ये मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की थी। मगर मैं आपको बता दूं ऑडियंस के लिए कि यहाँ पर जिस बंदे ने हमला किया था, वो उस बंदे का ताल्लुक भी हिंदू कम्युनिटी से है, कोहली अच्छा। कम्युनिटी से ताल्लुक है उस बंदे का। तो उसके ऊपर हुकूमत ने फौरन एक्शन ले लिया, वो उस बंदे को गिरफ्तार भी किया गया, उसके ऊपर जो कानूनी जो है एक्शन है वो लिया जा रहा है। तो इस किस्म के वाकयात ये पहली मरतबा हमने सुना है कि लाजिमी बात है कि इस किस्म के हिंदू ने अटैक किया, उसको पकड़ा भी गया क्यों है, किया इस उसने? किस्म की वो शख्स मुख्तलिफ किस्म की बयान दे रहा है। वो कह रहा है मेरे अंदर कोई जिन्न आया था, उस किस्म की वो बातें कर रहा है। और कोई कह रहे हैं वो शायद उसका जहनी तवाजुन सही नहीं है। मगर जो भी हम चाहेंगे, अगर जहनी तवाजुन सही है या नहीं भी है, कानून के तहत उसके ऊपर जो प्रॉपर एक्शन लिया जाए, चाहे उसका ताल्लुक हिंदू मत से हो, चाहे कोई भी हो। इस किस्म के जो भी वाकयात होते हैं सब के अंदर एक्शन लिया जाए। आपको इल्म में होगा या ना, आरजू कल रात ली मार्केट कराची में भी एक मंदिर के ऊपर एक अटैक हुआ है, जो मैंने थोड़ी देर का चंद घंटे कबल मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी एक खबर शेयर की है कि ली मार्केट कराची में भी एक वाकया हुआ है, जबकि एक एंग्री मॉब ने एक अटैक किया है, और वहां पर एक हमारा टेम्पल है, उस पर मूर्ति के वो गिराया गया है। तो इसके ऊपर भी बहुत ही टेंस सिचुएशन है, मगर अभी सूरत हाल काफी कंट्रोल में पाई गई है। और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो हुकूमत के जो आला अहदेदारान है उनसे राब्ते में भी है, और इंशाल्लाह ये सूरत हाल भी आई होप कि कंट्रोल में हो जाएगी, और इसके वाकई के अंदर जो मुलवस जो अनासर हैं उनके खिलाफ भी एक एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कपिल, के आज आपने हमें ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमें ज्वाइन करें। वैसे पूरे 30 मिनट के शो में 4 दफा आपने इंशाल्लाह माशाल्लाह बोले, आपको भी कलमा तो नहीं पढ़ा रहा कोई? जरा बच के रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरे ख्याल में ये चाहे इंशाल्लाह माशाल्लाह या ये जो चीजें ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई हैं। और यकीनन ये चीजें वो कोई हमें फोर्सफुली कोई नहीं कहता, ये चीजें वो हमने कल्चरली अडॉप्ट कर लिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई कबात नहीं है, कोई नहीं इसमें नहीं, कोई मैं बिल्कुल। हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लगा आपने प्रोग्राम के आगाज में जब आपने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल में पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ आरजू, यकीनन इसको आप अपने प्रोग्राम के हिस्से से मत काटिएगा। ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ किसी एंकर को, किसी यूट्यूबर का, किसी यूट्यूब चैनल पर, कि वो अपने प्रोग्राम के आगाज में नमस्कार और सत श्री अकाल करें। बहुत अच्छा लगा आरजू मुझे थैंक आपसे यू। बात करते हुए, और इंशाल्लाह थैंक आपसे यू। दोबारा भी बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।